नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और मैं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी बजट या आर्थिक सर्वेक्षण को उठा के पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा डेटा, जितना भी बजट या आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा है, आपको पता है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। सारे नंबर्स को मैं आपको याद करवाऊंगा, एक भी नंबर आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सारे नंबर्स को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवाऊंगा, आपको रटवाऊंगा और आपको कहीं भी इस वीडियो के बाद कहीं भी कुछ भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण। मैं ये जो एग्जाम है, आपका जो मंडी एग्जाम आने वाला है, उस पे फोकस कर कर आपको मैं बजट और आर्थिक सर्वेक्षण बताऊंगा, क्योंकि मंडी एग्जाम में आपको पता है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो रहेगा बाई लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी में हो मीडियम वाले हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो सिर्फ आपके मंडी एग्जाम नहीं, CGPSC आगे जो CGPSC का एग्जाम आने वाला है, CGPSC मेंस वालों, आपके लिए आगे जितने भी CGPSC या व्यापम एग्जाम लेगा उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण को मैं MCQ के फॉर्मेट में बाईलैंग्वेज पढ़ाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन और बहुत ही आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-2027? वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट किसने पेश किया? तो छत्तीसगढ़ का सरकार का बजट कौन पेश करेगा? हमारे कौन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्री OP चौधरी जी। ठीक है, अच्छा, बजट और इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ाने से पहले मेरे को आपको एक चीज क्लियर करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट खाते हैं। क्या है आपका ये इशू? सबसे बड़ा इशू है और आपको डाउट्स आता है कि जो बजट हम लोग पढ़ते हैं, जब भी हम लोग बजट पढ़ते हैं तो बजट के लिए जो ईयर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे 2026 और 27 का। जो हम लोग बजट के लिए ईयर पढ़ेंगे 2026-27, ये वाला ईयर और आने वाला ईयर। और जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, तो उसके लिए जब हम लोग ईयर की बात करते हैं, उसके लिए हम लोग 2025 और 26 की बात करते हैं। देखिए, बजट क्या है कि हम लोग आने वाले साल में कहां कहां कौन कौन से योजनाओं में चीजें अपनी पैसे खर्च करेंगे, वो बताता है बजट। कि सरकार किस किस योजनाओं में और किस किस विभाग में अपना पैसा खर्च करेगी, वो मुझे बताता है बजट। तो बजट कब आएगा? 26-27 में सरकार किस किस योजनाओं में और किस किस आपका विभाग में पैसा खर्च करेगी, वो हमको बजट बताएगा। इकोनॉमिक सर्वे बताता है हमको कि जो 2025-26 जो ईयर चले गया, उसमें कितना छत्तीसगढ़ सरकार कमाई है, किस किस चीजों से कमाई है, कितनी वृद्धि हुई है, ये हमको इकोनॉमिक सर्वे बताता है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे हमको एक साल पहले का डेटा बताता है कि हम लोग कहां कहां पैसा कमाए हैं, और बजट हमको बताता है कि हम कहां कहां पैसा खर्च करेंगे। इसीलिए बजट के लिए हम लोग 2026-27 की बात करेंगे, और जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो हम लोग 25-26 की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा ध्यान दीजिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो का PDF CGPSC नॉलेज, CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। क्या होता है कि पिछले बार भी मैं इसका वीडियो अपलोड किया था और CGPSC से पहले बहुत सारे बच्चे देख रहे थे, मुझे बार बार मैसेज कर रहे कि सर इसका PDF कहाँ है, PDF क्या है। तो इसका जो PDF है वो CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो बजट प्रेजेंट हुआ है, चलिए आते हैं वापस। जो बजट प्रेजेंट हुआ है, वित्त मंत्री प्रेजेंट किए हैं 24 फरवरी 2026 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 को
किस नाम से घोषित किया है? अंडर व्हाट नेम हैज द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट डिक्लेयर द ईयर 2026-2027? जो आने वाला वर्ष है, अभी 26-27 जो अभी वर्ष चल रहा है और 27-26-27 जो ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसको किस नाम से घोषित किया गया है? महतारी गौरव वर्ष। क्या है भैया? महतारी गौरव वर्ष से घोषित किया गया है। तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल थीम ऑफ द छत्तीसगढ़ बजट 2026-2027, छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 का मुख्य विषय क्या था? जो मुख्य विषय था छत्तीसगढ़ का 2026-27 का, वह था संकल्प। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यापम या सीजीपीएससी का इस साल के व्यापम या सीजीपीएससी में यह क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्या पूछ रहा है? सेंट्रल थीम। थीम क्या था इस 2026-27 बजट का? सेंट्रल थीम विषय क्या था? संकल्प। अब बॉस, ये संकल्प क्या है? संकल्प क्या है? ठीक है, संकल्प, ये जो संकल्प है, संकल्प अगर हम लोग देखेंगे संकल्प है क्या? एस से क्या है? समावेशी विकास। एस। ए से क्या है? अधोसंरचना। एन से क्या है? निवेश। के से क्या है? कुशल मानव संसाधन। ए से क्या है? अंत्योदय। एल से क्या है? लाइवलीहुड। और पी से क्या है? पॉलिसी से परिणाम तक। तो आपको ये पूरा SANKALP पूरा आपको पता होना चाहिए। पिछले बार जो वाला बजट था ना, पिछले बार वाला बजट आप ध्यान दीजिएगा, पिछले साल जो बजट था उसका नाम क्या था? गति। गति का फुल फॉर्म किसी ना किसी सीजीपीएससी के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा था, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा है, उस टाइम गति का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, तो आपसे अभी कोई ना कोई एग्जाम में, मंडी ही एग्जाम में संकल्प का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको एकदम मेरे साथ कंठस्थ याद करके चलना है कि संकल्प का फुल फॉर्म क्या है ना? चलिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो हमारा जो बजट है उसका थीम क्या है? संकल्प है। संकल्प। पिछले बजट क्या था? ज्ञान से गति पर आधारित था, जो पिछला बजट था। और इस साल का बजट क्या है? संकल्प। संकल्प क्या है? इसका उद्देश्य, संकल्प का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नीतियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करना। ठीक है, जितनी भी नीतियों हैं उनको जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करना, ये संकल्प का मेन आपका क्या है? उद्देश्य है। और क्या है भैया फुल फॉर्म संकल्प का? ये देखिए, ये जो है ना, ये जो कटआउट है, ये मैं कहां से लेकर आया हूं? आपका जो बजट का जो पीडीएफ सरकार देती है ना, वहीं से कटआउट उठाकर लेके आया हूं। देखिए, एस से क्या है? समावेशी विकास। ए से अधोसंरचना। ठीक है, एन से निवेश। ठीक है, के से कुशल मानव संसाधन। ए से अंत्योदय। एल से लाइवलीहुड। पी से पॉलिसी से आपका परिणाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, द थीम संकल्प इन द बजट फोकस ऑन की एरियाज। बजट में संकल्प थीम किन मुख्य क्षेत्रों पर केंद्रित है? आपको एकदम याद होना चाहिए, इसलिए बार बार ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। क्या है आपके? कौन कौन से आपका क्षेत्र है? समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड, पॉलिसी से परिणाम तक। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आके आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत चांसेस है। कैसा क्वेश्चन पूछेगा? इन द एक्रोनिम संकल्प व्हाट डज के स्टैंड फॉर? संकल्प में के का अर्थ क्या है? कई बार पूछ दे, एस का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है? तो पूरा आपको संकल्प वर्ड का एक एक का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो के का मतलब क्या है? कुशल मानव संसाधन। कुशल मानव संसाधन है के का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल बजट साइज? कुल बजट का आकार कितना है? जो हमारा जो बजट है 2026-27 का जो बजट है उसका आकार क्या है भैया? आकार है 1,72,000 करोड़। कितना? 1,72,000 करोड़। ठीक है, 1,72,000 करोड़ बजट का आपका क्या है? साइज है बजट का आकार। कुल बजट का आकार कितना है? 1,72,000
करोड़। एकदम मेरे साथ बार बार रिपीट कीजिएगा, आपको याद होगा, क्योंकि बहुत सारा नंबर हमको याद रखना है, बहुत सारा नंबर। तो बजट का आकार क्या है? 1,72,000 करोड़। ठीक है, 1,72,000 करोड़ है बजट का आकार। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कुल व्यय कितना है? 1,72 लाख करोड़ आपका कुल व्यय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर विकसित भारत जी राम जी योजना। बजट के अंदर ना बहुत सारे योजना दिया है। अब उस बहुत सारी योजना में ना, सब योजना में कुछ ना कुछ पैसे दिया गया है। ठीक है, पैसे एलोकेट किए गए हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इस योजना में कितने पैसे दिए गए हैं, फलाना योजना में कितने पैसे दिए गए हैं। तो वो योजना और वो कितने पैसे दिए गए हैं उसको तो भाई आपको याद करना ही पड़ेगा, समझे। कम से कम टॉप 3 योजना जिसमें सबसे ज्यादा पैसे दिए गए हैं और जिसमें सबसे कम पैसे दिए गए हैं, उस योजना में कितने पैसे दिए गए हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट योजना है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ये विकसित भारत जी राम जी योजना है क्या? ये मनरेगा का नया नाम है। पहले उसका नाम मनरेगा था, अब उसका नाम चेंज करके विकसित भारत जी राम जी योजना। विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए कितना बजट प्रावधान किया गया है? तो विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत आपका 4,000 करोड़। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मनरेगा का ही नया नाम क्या है? विकसित भारत जी राम जी योजना। विकसित भारत जी राम जी योजना में 4,000 करोड़ विकसित भारत जी राम जी योजना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो कटआउट है ना, फिर से मैं बजट का कटआउट काट के लेकर आता हूं। क्या लिखा हुआ है? विकसित भारत जी राम जी योजना। विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 4,000 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 125 दिवस का सुनिश्चित रोजगार दिया जाता है। ठीक है, 125 डेज का आपको क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, विकसित भारत जी राम जी योजना से। हाउ मेनी डेज ऑफ गारंटी एम्प्लॉयमेंट आर प्रोवाइडेड अंडर विकसित भारत जी राम जी योजना। इस योजना के तहत, विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है? तो अभी हम लोग कटआउट में देखें, कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है भैया? कितना दिन लिखा हुआ है? कितना दिन लिखा हुआ है यहाँ पे? अगर आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है 125 दिन का। 125 दिन का आपका रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा 125 डेज होगा इसका आंसर, 125 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ विकसित भारत जी राम जी योजना। क्यों मैं बोल रहा हूं विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में, मैं क्यों डिटेल में पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अभी इस योजना का नाम बदला गया है, इसलिए यह योजना हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, विकसित भारत जी राम जी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य जो उद्देश्य है, ग्रामीण अधोसंरचना और रोजगार, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। आपका जो ये पीडीएफ है वो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में लेकर आता हूं, क्योंकि इंग्लिश में आपको इकोनॉमिक सर्वे नहीं मिलता है, और मैं यहां पे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाता हूं कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी बिल्कुल किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक इंपॉर्टेंट योजना है। क्या योजना है? व्हाट इज द एलोकेशन फॉर मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए कितना बजट एलोकेट है? तो शहर में आप 200 करोड़ लगाएंगे। कितना लगाएंगे? शहर में 200 करोड़। विकसित भारत जी राम जी योजना में 4,000 करोड़ लगाए थे आप, और शहर में कितना लगाएंगे? 200 करोड़। कितना? 200 करोड़ लगाएंगे, 200 करोड़। ठीक है, मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना में 200 करोड़ आप लगा देंगे। ठीक है, कितना लगाएंगे? 200 करोड़। ठीक है, क्या है भैया आपका आदर्श शहर समृद्धि योजना? कितना अलॉट हुआ है? 200 करोड़, है ना। 200 करोड़ शहरी अधोसंरचना और सेवाओं के लिए, सेवा सुधार के लिए अलॉट हुआ है। कितना? 200 करोड़। ठीक है, शहर आदर्श शहर बनाना है 200 करोड़ में। आदर्श शहर कितने बनाना है? 200 करोड़ में बनाना है अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरिया विल बेनिफिट अंडर आदर्श शहर समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना में
किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा? तो आदर्श शहर है भैया, शहर है तो गांव तो होगा नहीं, ठीक है, गांव तो होगा नहीं, इंडस्ट्रियल जोन नहीं होगा। शहर में क्या रहता है? नगर पंचायत रहता है और नगर पालिकाएं रहती हैं। तो शहर में किसको, कौन सा चीज, कौन सी क्षेत्र में को लाभ मिलेगा? नगर पालिकाओं को और नगर पंचायत को, है ना। तो यह क्या है? मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना में किन क्षेत्रों को लाभ मिलेगा? नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को, ठीक है, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एलोकेशन फॉर मुख्यमंत्री दूरगामी सड़क संपर्क योजना? मुख्यमंत्री दूरगामी सड़क संपर्क योजना के लिए कितना बजट का प्रावधान है? तो इसमें भी 200 करोड़ का प्रावधान है ना। मुख्यमंत्री दूरगामी सड़क संपर्क योजना, आदर्श शहर में भी 200 करोड़, इसमें भी 200 करोड़, 200 करोड़ का प्रावधान है, ठीक है। देखिए ये नंबर है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बार बार इसी वीडियो को 2 बार देखिएगा। आप अपने एग्जाम से 2 दिन पहले देखिए, आपको बस पढ़ना है और वहां पे जाके उगल के आना है। सीजीपीएससी का एग्जाम आपका आ रहा है, सीजीपीएससी का एग्जाम जो अगला वाला सीजीपीएससी का एग्जाम है, आपका मेंस का एग्जाम है। इस वीडियो को दोबारा देखिए, 2 की स्पीड में देखिए। आप 1 या 2 घंटे का वीडियो ये जाने वाला है, लगभग एक घंटा 15 मिनट्स या 20 मिनट्स का जाएगा ये वीडियो। उसको 2 की स्पीड में देखिए और आराम से आपको रटिए इसको और जाके एग्जाम में उगल दीजिए, ठीक है। एग्जाम से 2 दिन या 3 दिन पहले इस वीडियो को आप देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, क्या हो रहा है भैया? कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री दूरगामी सड़क संपर्क योजना। कितना एलोकेशन हुआ है? 200 करोड़ एलोकेट हुआ है, 200 करोड़ एलोकेट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which scheme focus on both employment and infrastructure development in rural areas? कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और अधोसंरचना दोनों पर केंद्रित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दे रही है, ठीक है, और क्या दे रही है? और उसी रोजगार से क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो कौन सी योजना है? विकसित भारत जी राम जी योजना। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत ये काम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना? स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के तहत कितना आपका बजट का प्रावधान है? तो आपका उत्कृष्ट शाला है, ठीक है, शाला के लिए हम लोग 100 करोड़ देंगे, ठीक है। शाला में, उत्कृष्ट शाला में हम लोग 100 करोड़ दे देंगे। तो स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के तहत हम लोग कितना करोड़ लगा देंगे? 100 करोड़ का प्रावधान है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के तहत 100 करोड़ का प्रावधान है। चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना? अब भैया स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना है तो किसका आपका उत्थान करेंगे? शाला को बेटर बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा? इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इसका क्या है उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। तो स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना में क्या करेंगे हम लोग? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर प्रोवाइडिंग कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? शासकीय कर्मचारी को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के हेतु कितना बजट है? तो कितना बजट है भैया? कितना बजट है? इसमें भी आपका है 100 करोड़ का बजट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी। अब इतनी सारी योजना है, सबका आपको डेटा कि कितना बजट एलोकेशन है याद तो करना पड़ेगा। सारी योजना का नहीं करना पड़ेगा, जो टॉप 3 योजना है जिसमें सबसे ज्यादा बजट पैसा दिया गया है ना सरकार द्वारा, उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो सब जो टॉप 3 योजना है उसमें से एक योजना क्या है आपका? कृषक उन्नति योजना। क्या योजना है? कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना, इस योजना में जो अलॉटमेंट है उसमें है 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़। सबसे ज्यादा अलॉटमेंट किस योजना में है? कृषक उन्नति योजना में। कितना? 10,000 करोड़। कृषक उन्नति, कृषक हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, ठीक है, छत्तीसगढ़, तो इसमें तो सबसे ज्यादा पैसा हम देंगे, ठीक है। आप लॉजिक लगाइए, जो छत्तीसगढ़ क्या है? कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, तो ठीक है, तो हम इसीलिए कृषक के उन्नति के लिए सबसे ज्यादा पैसा देंगे। कितना? 10,000 करोड़ दे देंगे हम 10,000 करोड़ कृषक की उन्नति के लिए दे देंगे। इसलिए कैसे भी आप कोई कहानी बनाइए और आपको याद रखना है कि कृषक की उन्नति के लिए हम बजट में सबसे ज्यादा पैसा देंगे। कितना? 10,000
करोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट योजना क्या है आपका महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना में हम लोग कितना पैसा दे रहे हैं? महतारी वंदन योजना में 8,200 करोड़, 8,200 करोड़, ठीक है, 8,200 करोड़ हम लोग महतारी वंदन योजना में दे रहे हैं। और कौन कौन सी योजना है जिसमें हम लोग पैसा दे रहे हैं? ये सब जो कटआउट है ना, ये सब आपका किसका है? आपका इकोनॉमिक सर्वे बजट का मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहां पे डाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में 6,500 करोड़ का अलॉटमेंट है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में कितने करोड़ का अलॉटमेंट है? 6,500 करोड़ का अलॉटमेंट है, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना अलॉटमेंट है? 4,000 करोड़ का अलॉटमेंट है, 4,000 करोड़ का अलॉटमेंट है, ठीक है। इसी तरह से शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, इसमें 1,500 करोड़ अलॉटमेंट है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान सहायता योजना में 1,500 करोड़ अलॉटमेंट है। और आपका ये पीएम जनमन योजना, इसमें आपका कितना? 720 करोड़ अलॉटमेंट है, 720 करोड़। तो इतना डेटा तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक कॉपी लिखिए लीजिए और एक पेन लीजिए, है ना। इन सब डेटा को आप योजना लिखिए और वो डेटा लिखिए। जहां भी आप बैठते हैं, लाइब्रेरी में, घर में, उसके सामने इसको चिपका लीजिए। 2 या 3 बार पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, दवाई की तरह। आपको मैं गारंटी देता हूं आपको याद हो जाएगा, ठीक है, मैं गारंटी देता हूं आपको याद हो जाएगा। ये सबको मेरे को खुद से, मैं खुद पढ़ा और आपको पढ़ाने के लिए मैं भी 20 बार पढ़ा हूं और मेरे को याद हो गया। इसलिए आपको भी याद हो जाना चाहिए। आपको पढ़ोगे आपको याद होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, व्हाट डज छत्तीसगढ़ एस स्टैंड फॉर। छत्तीसगढ़ एस का पूर्ण रूप क्या है? छत्तीसगढ़ एस का पूर्ण रूप है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गवर्नमेंट हमारी सहायता करेगी। छत्तीसगढ़ एस का फुल फॉर्म छत्तीसगढ़ असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ए से असिस्टेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम छत्तीसगढ़ एस का फुल फॉर्म है। छत्तीसगढ़ एस का फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यह योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की, यह योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की सहायता प्रदान करती है, ठीक है। चलिए, इस योजना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इस योजना में कितना बजट एलोकेशन है, ठीक है। व्हाट इज द बजट एलोकेशन फॉर छत्तीसगढ़ एस, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। छत्तीसगढ़ एस योजना के लिए कितना बजट का प्रावधान है? आप जब स्कूल में थे, आप फुल मस्ती करते थे, आपको पास होने के लिए सोचते थे भगवान मैं पढ़ा तो नहीं हूं, बस कैसे भी 33% से ऊपर लिवा देना, क्योंकि 33% में आप पास थे, 33 से नीचे आप फेल थे। तो उसी को देखकर आपका इसमें भी 33 करोड़ अलॉटमेंट है, ठीक है, क्योंकि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और जब आप 10वीं 12वीं में थे, 5वीं 6वीं 10वीं 8वीं 9वीं में थे, तो आपको बस दिन भर मस्ती करना था, आखिरी एग्जाम के दिन पढ़ के कैसे भी 33% से ऊपर लाना था। इसीलिए 33 करोड़ का अलॉटमेंट है। याद रहेगा, याद रहेगा, क्योंकि एस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको भी कितना चाहिए? 33% चाहिए, ठीक है, पास होने के लिए, है ना। तो इसमें कितना अलॉटमेंट है? 33 करोड़ का अलॉटमेंट है। अच्छा, इसी योजना के तहत एक उड़ान है, उड़ान। द उड़ान कंपोनेंट इज रिलेटेड टू विच एग्जाम। इसी योजना में एक उड़ान है। उड़ान घटक किस परीक्षाओं से संबंधित है? तो देखिए, उड़ान, उड़ान किस में करोगे? प्लेन में करोगे। प्लेन कौन बनाता है? इंजीनियर। इंजीनियर कहां पढ़ते हैं? आईआईटी जेई में। तो आईआईटी जेई नहीं याद होगा, ऐसे याद कीजिए। नीट, नीट की तैयारी कौन करते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर खराब होगा, आप बीमार पड़े, आप मर गए और आपकी आत्मा उड़ने लगी, तो उड़ान योजना। तीसरा, क्लैट। क्लैट कौन रहता है? वकील। आप कुछ गलत काम कर दिए, आपको जेल हो गया, वकील आपको फांसी करवा दिया, तो आपकी आत्मा फिर से उड़ने लगी, तो उड़ान योजना। उड़ान योजना काहे के लिए है? नीट, जेई और क्लैट के बच्चों के लिए। कैसे भी याद करवाऊंगा मैं, कैसे भी आपको याद कराऊंगा। तो उड़ान योजना किसके लिए है? नीट, जेई और क्लैट के बच्चों के लिए। नीट वाले डॉक्टर बनते हैं, जेई वाले इंजीनियर बनते हैं, क्लैट वाले वकील बनते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। सेकेंड योजना, शिखर। इसी छत्तीसगढ़ एस में ना एक शिखर है। शिखर कंपोनेंट इज मेंट फॉर विच एग्जाम। शिखर घटक किन परीक्षाओं के लिए? अब शिखर क्या, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? सबसे टॉप लेवल के एग्जाम के लिए शिखर, सीजीपीएससी और यूपीएससी, ठीक है। उससे ऊपर कोई एग्जाम ही नहीं है बाबा
छत्तीसगढ़ में, सीजीपीएससी निकाल लोगे तो, और यूपीएससी निकालोगे तो इंडिया में कोई एग्जाम नहीं है। तो शिखर मतलब टॉप, ठीक है, टॉप का एग्जाम क्या है, सीजीपीएससी और यूपीएससी। शिखर घटक किन परीक्षाओं के लिए है, सीजीपीएससी और यूपीएससी के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंजिल कंपोनेंट इज रिलेटेड टू विच एग्जाम। मंजिल घटक किस परीक्षाओं से संबंधित है। मंजिल क्या, ट्रेन में पहुंच के अपने मंजिल पहुंचते हो भैया, ट्रेन में पहुंच के, और ट्रेन में पहुंचने के लिए पैसे चाहिए तो बैंक से लोगे, तो रेलवे और बैंकिंग और एसएससी के लिए क्या है, मंजिल घटक है, ठीक है। जो तो छत्तीसगढ़ एस में तीन चीज है, छत्तीसगढ़ एस में जिसमें 33 करोड़ लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ एस में तीन चीज है। एक क्या है, उड़ान, किसमें करोगे उड़ान, नीट, क्लैट, जेई में, ठीक है। शिखर किसके लिए है, यूपीएससी और सीजीपीएससी के लिए। मंजिल क्या है, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के लिए। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा भैया। बताओ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये मेरा मेहनत कैसा लग रहा है भाई, है ना, बहुत मेहनत किया हूं। इसका प्रिंट, इसका कट ऑफ करके स्क्रीनशॉट खींचो, इसको लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, सफेद करो कि आपको कैसे भी याद करो। फिर मेरे को सोचना पड़ता है कि आपको याद कैसे करवाऊं मैं, ठीक है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजीएस स्कीम, क्या होगा भैया, है ना, ये होगा परीक्षा तैयारी करने वाले छात्रों को क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंट, आर्थिक सहायता देना, ठीक है। परीक्षा तैयारी करने वाले छात्रों को क्या करना, आर्थिक सहायता देना। ये छत्तीसगढ़ एस का मुख्य ऑब्जेक्टिव, आपका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सीजी वायु स्टैंड फॉर। छत्तीसगढ़ वायु, ये सब बजट में लिखा हुआ है, सब कुछ क्या है आपका छत्तीसगढ़ बजट में लिखा हुआ है, और ये सब किसी ना किसी एग्जाम में उठाकर पूछ देगा, ठीक है। अभी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम आने वाला है, नोटिफिकेशन आ गया है आपका, नहीं देखे हो तो देख लो आपके व्यापम के साइट में। फिर आपका ये लाइब्रेरियन ग्रंथपाल का भी एग्जाम आने वाला है, आ चुका है, आपका सीजीपीएससी के साइट में आ चुका है। ऐसे ही बहुत सारे सीजीपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। व्यापम में शिक्षक भर्ती है, ये सब आपको यूज होगा, जितने भी एग्जाम है सब में ये सब चीज आपको काम आएगा, ठीक है। तो क्या है भैया, सीजी वायु का पूर्ण रूप क्या है, छत्तीसगढ़ वायबिलिटी असिस्टेंट फॉर यात्री उड़ान। सीजी वायु का फुल फॉर्म क्या है, छत्तीसगढ़ वायबिलिटी असिस्टेंट फॉर यात्री उड़ान। ये इंग्लिश में क्यों है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में दिया हुआ था बजट में, तो मैं इंग्लिश में लिख के आया हूं, ठीक है। चलिए ये क्या है, इस योजना में हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ये जो है ना सीजी वायु, सीजी वायु क्या है, वायु हवा, वायु हवा, तो इस योजना में हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है ये योजना, ठीक है। व्हाट इज द बजट एलोकेशन ऑफ सीजी वायु, सीजी वायु योजना में कितना बजट एलोकेशन है, तो सीजी वायु में कितना है, 30 करोड़, कितना करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़ में आप वायु में उड़ जाएंगे, 30 करोड़, ठीक है। 30 करोड़ आपका अलॉटमेंट है, कितना करोड़, 30 करोड़, ठीक है, 30 करोड़ अलॉटमेंट है सीजी वायु योजना के तहत, ठीक है। व्हाट विच सिटी आर टारगेटेड अंडर सीजी वायु स्कीम, सीजी वायु योजना के तहत कौन से शहर शामिल है, 3 शहर शामिल है, 10-10 करोड़, तीनों शहर को दे दो 10 करोड़, 3 शहर शामिल है, 10 करोड़ दे दो इसको, अरे भैया चल जा, 10 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़, ठीक है। बिलासपुर 10 करोड़, जगदलपुर 10 करोड़, अंबिकापुर 10 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़ सीजी वायु, सीजी वायु में कितना, 30 करोड़, ठीक है। कौन कौन शहर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, ठीक है। चलिए अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर आर द एजुकेशन सिटी प्रपोज टू बी स्टैब्लिश्ड, एजुकेशन सिटी कहां स्थापित होगा। ये हमारे बजट में लिखा है कि 2 सिटी को हम लोग एजुकेशन सिटी बनाएंगे, 2 सिटी, कौन सा 2 सिटी है, अबुझमाड़ और जगरगुड़ा। जगरगुड़ा और अबुझमाड़ को पहले ये क्या था, नक्सल क्षेत्र था, अब इसको हम क्या बनाने वाले हैं, एजुकेशन सिटी बनाने वाले हैं, ठीक है। किसको, अबुझमाड़ और जगरगुड़ा को, ठीक है। ये देखिए कटआउट आएगा आपका, ठीक है। अबुझमाड़ क्या लिखा भैया, अबुझमाड़ और जगरगुड़ा में एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबुझमाड़ और जगरगुड़ा को शिक्षा का केंद्र बिंदु के रूप में विकसित करना है, ठीक है। कटआउट है आपका, किसका, बजट का, स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं बजट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू इंडस्ट्रियल पार्क आर प्रपोज्ड इन द स्टेट, राज्य में कितने नए औद्योगिक पार्क स्थापित करेंगे, तो राज्य में 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होंगे। कितने न्यू इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होंगे राज्य में, 23,
कितने 23 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होने वाले हैं। औद्योगिक पार्क कितने 23 नए औद्योगिक पार्क राज्य में स्थापित होंगे। ठीक है, राज्य में कितने औद्योगिक पार्क 23 नए। अब जो ये 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे इसके लिए कितना पैसा लगेगा? 23 नहीं, 24 भी नहीं, 25, 250 करोड़। ठीक है, 23 इंडस्ट्रियल पार्क है तो 230 करोड़ भी नहीं, 240 करोड़ नहीं, 250 करोड़। 23 24 नहीं 25, 250 करोड़। ठीक है, 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क और उसके लिए 23 नहीं 24 नहीं 25, 250 करोड़। ठीक है, 250 करोड़। चलिए देखिए वही चीज फिर से आपका बजट का कटआउट लेकर आया हूं। क्या लिखा हुआ है? राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 250 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आ रहा है आपका बजट से, अब सॉरी इकोनॉमिक सर्वे से। जितने भी बजट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अभी एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं बजट को आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना, जिसमें कितना आपका व्यय आ रहा है, कितना आपका खर्च हो रहा है, सब कुछ को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। जिस तरह से पिछले साल में पढ़ाया था डिटेल में, उसी तरह इस साल भी 2 वीडियो आएगा। 2 वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बजट का नेक्स्ट पार्ट, पैसे वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, राजस्व वाला पार्ट। अब आगे हम लोग इकोनॉमिक सर्वे, जितना भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है सबको आज रट डालेंगे, डेटे को रट डालेंगे बेटे। चलो ठीक है, क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस फॉर द ईयर 2025-2026 इन कंपैरिजन टू 2021-2022। देखिए, देखा जैसे इकोनॉमिक सर्वे आया 2025-26 लेने लगा, बजट की बात कर रहा था तो 26-27 की बात कर रहा था। जैसे इकोनॉमिक सर्वे की बात आई तो 25-26 लेने लगा। अब इसमें मैं आपको 2-3 चीज पढ़ाना चाहता हूं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाने से पहले। ठीक है, एक होता है आपका कांस्टेंट प्राइस, एक होता है आपका कांस्टेंट प्राइस, स्थिर मूल्य होता है, स्थिर मूल्य। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, एक होता है प्रचलित मूल्य, ये होता है करंट प्राइस। देखिए हमारा जितना भी छत्तीसगढ़ पीएससी में क्वेश्चन आया है उसमें से आप 80 to 90% क्वेश्चन आपका स्थिर मूल्य में आता है। किस में आता है? आपका स्थिर मूल्य में आता है। 80 to 90% क्वेश्चन किस में आएगा? आपका स्थिर मूल्य में आएगा। और कई बार 1-2 क्वेश्चन कई बार आपका प्रचलित मूल्य में पूछ देता है। अब ये स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य होता क्या है? जब हम लोग इन्फ्लेशन की बात नहीं करते हैं तो होता है कांस्टेंट प्राइस, है ना। जब हम लोग मुद्रास्फीति को हम लोग पिक्चर में नहीं लेते हैं तो स्थिर मूल्य होता है। जब हम लोग मुद्रास्फीति को, जब हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो प्रचलित मूल्य होता है। हर बार ये जो डेटा आएगा ना आपका ग्रोथ रेट, वृद्धि दर, स्थिर मूल्य में भी आएगा, प्रचलित मूल्य में भी आएगा। बहुत सारे डेटा जो रहेंगे दोनों स्थिर मूल्य में भी एक डेटा रहेगा, एक प्रचलित मूल्य में भी डेटा रहेगा। अगर आप दोनों डेटा को पढ़ेंगे तो हो जाएगा हलवा, और हलवा लगेगा बहुत बुरा। इसीलिए सिर्फ आपको स्थिर मूल्य का डेटा को बार बार पढ़ना है। इतने बार पढ़ना है क्योंकि 90% टाइम क्वेश्चन स्थिर मूल्य से आता है, आपका कांस्टेंट प्राइस से आता है, जिसमें हम लोग मुद्रास्फीति को, आपको इन्फ्लेशन को की बात नहीं करते हैं। तो आपका 90% क्वेश्चन किसमें आता है? स्थिर मूल्य से ही क्वेश्चन आता है। और मैं आपको स्थिर मूल्य ही रटवाऊंगा। आपको स्थिर मूल्य, आई गेस स्थिर मूल्य प्रचलित मूल्य समझ में आ गया होगा। अब एक चीज लिखा हुआ है आपका ग्रोथ रेट। ठीक है, ग्रोथ रेट मतलब आपका वृद्धि दर। ये वृद्धि दर क्या होता है? वृद्धि दर, ये वृद्धि दर आपको समझाता हूं। समझ लीजिए कि मैं पिछले साल 2024 में 100 रुपए कमा रहा था। ठीक है, 2025 में मैं 120 रुपए कमा रहा हूं। तो मैं कितना परसेंट रुपए ज्यादा कमाया, मेरी वृद्धि दर कितनी ज्यादा हुई, कैसे निकालूंगा? गणित है भैया, ये गणित। 120 माइनस 100 बाय 100, है ना। ये जो वैल्यू आएगा इनटू, ये जो वैल्यू आएगा लगभग 20/100 इंटू 100,
तो ये जो वैल्यू आएगा 20%, ये मेरी वृद्धि दर होती है। हम लोग परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं, प्रतिशत इंक्रीज निकालते हैं। क्या किया, 120, फिर से समझाता हूं एक बार, गणित है थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है आपको, ठीक है। 2024 में मैं 100 रुपए कमा रहा था, 2025 में 120 रुपए कमा रहा हूं। कितना परसेंटेज का वृद्धि हुआ मेरा, 120 रुपए कमा रहा था, पहले 100 रुपए कमा रहा था, बाय 100, ठीक है। आंसर होगा 20/100। ये आपका जब इसका परसेंटेज निकालूंगा तो इंटू 100 कर दूंगा, तो इसका आ जाएगा 20%। 20% की मेरी वृद्धि हो गई, ठीक है। ये होता है वृद्धि दर। तो वही चीज पूछ रहा है, ये बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 2013 यहां पे हो जाएगा वर्ष 2011-12, वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2025-26 के लिए स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की अनुमानित वृद्धि दर कितनी हुई है, ठीक है। कितनी अनुमानित वृद्धि दर हुई है, ये सबसे पहला डेटा, और यही डेटा सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि स्थिर मूल्यों में जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आपकी छत्तीसगढ़ में कितनी वृद्धि हुई है। स्थिर में ना, हमेशा हम लोग स्थिर की बात करेंगे, प्रचलित की बात नहीं करेंगे। तो जो इसका आंसर है, इसका आंसर एकदम सीधे खून में बसा लेना चाहिए आपको, 8.11%। क्या बोलेगा, जीएसडीपी में स्थिर मूल्यों में वृद्धि दर कितनी हुई है। जीएसडीपी में आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद में, जीएसडीपी में आपका कौन सा ईयर, 25-26 के लिए स्थिर मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है, 8.11। आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा पूछता है 8.12, 8.13, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट याद करना है, 8.11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड पर कैपिटा इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर एट करेंट प्राइजेस। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर। देखिए, जो प्रति व्यक्ति आय है ना, उसको हम लोग प्रचलित भाव पर पढ़ते हैं, ठीक है। जो प्रति व्यक्ति आय पढ़ते हैं हम लोग, उसको हम लोग प्रचलित भाव या करंट प्राइस पर पढ़ते हैं। अब प्रचलित भाव या करंट प्राइस पे पहले बात प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पर कैपिटा इनकम कहते हैं अंग्रेजी में इसको, पर कैपिटा इनकम, इसको कहते हैं आपका पर कैपिटा इनकम। जो होता है आपका प्रति व्यक्ति आय होता है, इस साल का प्रति व्यक्ति आय कितना है, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय ये है 1,79244। क्या है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय हमेशा प्रचलित भाव पे ही हम लोग देखते हैं, तो प्रचलित भाव पे प्रति व्यक्ति आय कितना है, 1,79244। 1,79244 क्या है, आपका पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये देखिए पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये फिर से डेटा क्या है, इकोनॉमिक सर्वे से आपका मैं चुरा कर लेके आया हूं। ये डेटा क्या है, 2025-26 में 1,79244। क्या है डेटा, 1,79244 ये डेटा है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पिछले साल से समझ लीजिए, पिछले 5 साल में प्रति व्यक्ति आय घटा है, बढ़ा है, बढ़ा है, घटा है, या घटा है, बढ़ा है। तो देखिए 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय था 1,2,3,4,9,3। 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, 1,3,3,7,9,8, ठीक है। फिर 2023-24 में क्या हो गया, 1,49,7,8,1। 2024-25 में 1,62,8,4,8 और 2025-26 में 1,79,244। तो हर बार जो आपका प्रति व्यक्ति आय है वह बढ़ा है, हर बार आपका प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है। तो पूछता है विगत 5 वर्षों में, प्रश्न कैसा आता है, विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है, प्रति व्यक्ति आय घटा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है, घटा है, या घटा है, बढ़ा है। तो विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय क्या हुआ है, आपका बढ़ा है, ठीक है। विगत 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय आपका क्या हुआ है, बढ़ा है। चलिए
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ परसेंटेज पर कैपिटा इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एट करंट रेट। हमेशा प्रति व्यक्ति राय हम लोग प्रचलित भाव में ही पढ़ते हैं, ठीक है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति व्यक्ति आय की अनुमानित वृद्धि प्रतिशत कितनी हुई है? तो क्या वृद्धि प्रतिशत हुई? पिछले साल कितनी थी? पिछले साल थी इतनी 162,848। अभी कितना है? 1,792,44। जब इन्हीं दोनों को आप इसका परसेंटेज निकालेंगे ना, आपको अभी समझाया था वृद्धि दर कैसे निकालते हैं, जब उसका वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 10.07%, ठीक है। तो कितनी वृद्धि हुई है प्रति व्यक्ति आय की? पिछले साल से इस साल में कितनी वृद्धि हुई है? 10.07। ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है, प्रति व्यक्ति आय ही एक ऐसा डेटा होता है जो हम लोग प्रचलित भाव में पढ़ते हैं, करंट प्राइस में पढ़ते हैं। बाकी सारा डेटा हम लोग स्थिर भाव में, स्थिर मूल्य में पढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय ही ऐसा डेटा है जो हम लोग प्रचलित भाव में पढ़ते हैं और प्रचलित भाव में पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द हाईएस्ट परसेंटेज टू जीएसडीपी एज पर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026? वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार जीएसडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था? देखिए, पहले तो योगदान समझते हैं, ये क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको समझाना चाहता हूं। समझ लीजिए आपके घर में 100 रुपए आता है ना, एक साल में आपके घर में 100 रुपए आ रहा है, ठीक है। तो 100 रुपए जो आ रहा है, समझिए छत्तीसगढ़ में एक साल में 100 रुपए आ रहा है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, एक साल में तो 100 रुपए आ रहा है ना, तो कुछ पैसा छत्तीसगढ़ में ना कृषि से आता है, एग्रीकल्चर से, ठीक है। कुछ पैसा छत्तीसगढ़ में सेवा से आता है, सेवा क्षेत्र से, ठीक है। और कुछ पैसा छत्तीसगढ़ में उद्योग क्षेत्र से आता है। यही 3 क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में पैसा आता है। अगर छत्तीसगढ़ 100 रुपए कमा रहा है तो समझ लीजिए, और हमेशा डेटा इतने में आता है, समझ लीजिए छत्तीसगढ़ अगर 100 रुपए कमा रहा है तो एवरेज ना हमेशा 15 से 20 रुपए ना कृषि से कमाता है, ठीक है। सेवा से आपका 30 से 35 रुपए सेवा से कमाता है, ठीक है। और उद्योग से लगभग आपका 45 से 50 रुपए उद्योग से कमाता है। हमेशा आपका जब भी आपका जो ये होगा ना, आपका वितरण होगा या आपका योगदान होगा, तो हमेशा अगर आप देखेंगे ना लास्ट 5 ईयर का अगर आप डेटा देखेंगे तो देखिएगा कि उद्योग से हमेशा 15 से 20% कमाता है, ठीक है। सेवा से हमेशा 30 से 35% कमाता है छत्तीसगढ़, और उद्योग ये कृषि से हमेशा 15 से 20%, सेवा से हमेशा 30 से 35% और उद्योग से हमेशा 45 से 50%। अगर आपको डेटा याद भी नहीं होगा तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन होगा, समझ लीजिए पूछे कृषि का योगदान कितना है, कृषि से कितना रुपए कमा रहा है छत्तीसगढ़, तो हमेशा जो 15 से 20 के अंदर कोई ऑप्शन रहेगा ना तो उस ऑप्शन को टिक मार दिएगा। पूछेगा सेवा से कितना रुपए कमा रहा है छत्तीसगढ़, ठीक है, तो हमेशा जो ऑप्शन 30 से 35 के बीच में होगा ना वही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। पूछेगा उद्योग से छत्तीसगढ़ कितना कमा रहा है, उद्योग का योगदान कितना है, उद्योग का वितरण कितना है, तो जो भी डेटा आपका 45 से 50 में होगा ना उसको आप को टिक मार के आना है। समझ में आया? तो ये जो 100 रुपए छत्तीसगढ़ कमा रहा है तो 3 जगह से कमाता है, कृषि, सेवा और उद्योग, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? Which sector contribute the highest percentage to the GSDP as per financial year 2025-2026? वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार जीएसडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? आप खुद देखिए ना, उद्योग से सबसे ज्यादा रुपए कमा रहा है 45 से 50%। भाई छत्तीसगढ़ में उद्योग क्या है? टीना का स्टील बन रहा है छत्तीसगढ़ में टीन बन रहा है छत्तीसगढ़ में लोहा बन रहा है। कई बार तो पूरे देश का सबसे ज्यादा कोयला छत्तीसगढ़ में बन जाता है। तो छत्तीसगढ़ जो कोयला से, उद्योग से बहुत पैसा कमाता है, लगभग 100 में जो 50% पैसा कमा छत्तीसगढ़ उद्योग से ही कमा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? औद्योगिक या उद्योग। याद रहेगा, ठीक है। बहुत देर से बोल रहा हूं, मैं पानी पी लेता हूं। ऑलमोस्ट 45 मिनट से नॉन स्टॉप बोल रहा हूं। प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट कीजिएगा। आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरा मेहनत कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द जीएसडीपी? वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है?
अब देखिए, मैं आपको बताया ना, 100 रुपए छत्तीसगढ़ कमाता है, तो कृषि से कमाता है कुछ कृषि से कमाता है, और कितना कमाता है? लगभग 15 से 20 के बीच में, 20% के बीच में कृषि से कमाता है ना। तो इसमें 15 से 20, चारों ऑप्शन 15 से 20 है, आप क्या कीजिएगा? तो आपको रटना पड़ेगा डेटा को, सीधे सीधे क्या है? 17.80% कृषि से कमा रहा है, ठीक है। जो 100 रुपए कमा रहा है, 100 में से 17 कैसे याद कीजिएगा? कृषि है खतरे में। दिन प्रतिदिन लोग कृषि को छोड़ के दूसरा काम शुरू करते रहे, ठीक है। आप भी बहुत सारे किसान के बच्चे हैं, आपको सीजीपीएससी में कलेक्टर बनना है, सीजीपीएससी पास करना है, तो आप कृषि को छोड़ देंगे, आप कलेक्टरी करेंगे, तो खतरा क्या हो जा रहा है? कृषि में खतरा आ रहा है, तो 17 इजिकल टू खतरा, 17 खतरा, ठीक है। तो कृषि में क्या है? खतरा से 17, ठीक है, 17.80%। तो कृषि का योगदान कितना है? 100 रुपए छत्तीसगढ़ कमा रहा है, तो 17.80% किससे कमा रहा है? कृषि से कमा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसडीपी में औद्योगिक या उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द जीएसडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2025-2026? मैं बोला था छत्तीसगढ़ 100 रुपए कमा रहा है, तो 17.80% तो आपका कृषि से कमा लिया भैया, है ना, कृषि से कमा लिया, ठीक है। अब उद्योग से कितना कमाएगा? मैं बताया था कितना? 45 से 50%, ठीक है। आप डेटा देखते हैं, सारा डेटा 45 से 85 है, इसको काट दीजिए खचाक से, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका है 49.30%। मतलब आपका जो 100 रुपए छत्तीसगढ़ कमा रहा है, उसमें से 17.80% कितना कमा रहा है? कृषि से कमा रहा है, और उद्योग से 49.30% उद्योग से कमा रहा है। अब तीसरा क्या आ जाएगा? सेवा। अब सेवा का देखते हैं हम लोग, सेवा का, ठीक है। सेवा क्या है? सेवा, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू द जीएसडीपी एज पर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026? वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है? अभी तुरंत हम लोग देखें, मैं इतने बार बताऊंगा कि आपको रटने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा। कृषि में कितना है? कृषि में 17.80, ठीक है। उद्योग में कितना है? 49.30। अब सेवा में कितना है? सेवा से कितना कमा रहा है आपका? सेवा से 32.90 सेवा से कमा रहा है, 32.90। जोड़ो, लगभग 33 और 17, 50 और 50, 100 हुआ। समझ में आया? कोई भी डाउट होगा कमेंट में लिखना, मैं आंसर दूंगा कमेंट में, ठीक है। समझ में आ रहा अच्छे से? चलिए, तो फिर से रटवाऊंगा, नहीं मन नहीं भरा मेरा, ठीक है, फिर से रटवाऊंगा। देखिए कितना कमा रहा है छत्तीसगढ़। 2025-26 में आपका 32.90% कमा रहा है सेवा से, उद्योग से 49.30% और कृषि से 17.80%, ठीक है। अच्छा, ये जो कमा रहा है ना, ये 5 ईयर की कमाई दिखा रहा है, ठीक है। आपका 21-22 में 32.25 था, है ना, फिर बढ़कर कम हो गया, 32.23 हो गया, फिर 32.12 हो गया, फिर आपका 32.53 हो गया। ये सब क्या है? सेवा है। ऐसा भी प्रश्न आता है कि जो आपका सेवा का योगदान है वह पिछले 5 वर्ष में बढ़ा है, घटा है, बढ़ा है, घटा है, घटा है, बढ़ा है। 4 ऑप्शन दे देगा। तो हम देखेंगे कि पहले तो भैया 32 था, फिर घट गया सेवा, है ना, फिर से घट गया सेवा, है ना, फिर सेवा बढ़ा, फिर सेवा बढ़ा। तो क्या है? पिछले 5 वर्ष में पहले घटा सेवा क्षेत्र, फिर बढ़ा। पहले सेवा क्षेत्र का योगदान घटा, फिर बढ़ा। सेम चीज देखेंगे हम लोग किसमें? उद्योग में। उद्योग में पहले 2021-22 में 50 था, 50.41 था, फिर 50.06 घट गया, फिर 50.03 घट गया, फिर 49.60 और घट गया, फिर 49.30 घट गया। मतलब विगत 5 वर्षों में जो किसका योगदान? उद्योग का योगदान घट रहा है। विगत 5 वर्षों में उद्योग का योगदान क्या हो रहा है भैया? घटते जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि विगत 5 वर्षों में उद्योग का योगदान बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है बता दो भैया। तो विगत 5 वर्षों में उद्योग का योगदान
घटा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग किसका योगदान भैया। अब देखेंगे हम लोग विगत 5 वर्षों में आपका कृषि का योगदान। कृषि पहले का था 21-22 में 17.33, फिर बढ़ गया 17.71 बढ़ गया, फिर 17.84 फिर बढ़ गया, फिर 17.87 फिर बढ़ गया, बस इस साल 17.80 हुआ, घट गया। तो विगत 5 वर्षों में पहले कृषि बढ़ा है, इस साल घट गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सारे क्वेश्चन में आपको मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख कर आ रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, फिर से रटवाऊंगा मैं, मेरा मन ही नहीं भरा हुआ है। ठीक है, कृषि में कितना आपका योगदान है कृषि का? 17.80%, उद्योग का 49.30%, सेवा का 32.90%। आपको पॉइंट के बाद नंबर भी याद करना है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, 80 इसको याद करते हैं, 80, 90 और फिर 30 है ना। 17.80%, 32.90, आखिरी में सब में जीरो है, सब में आखिरी में जीरो है। ध्यान दीजिएगा, कृषि में क्या है 17.80 80 है ना, और सेवा में क्या हो जाएगा 90, सेवा में 32.90 90, कृषि में 17.80 80, सेवा में 32.90 90 और उद्योग में 49.30। ठीक है, फिर से और दिखाऊंगा। ये देखिए आपका किसका है स्क्रीनशॉट, अगेन इकोनॉमिक सर्वे का स्क्रीनशॉट है। इसमें देखिए ऑलमोस्ट हाफ जो पैसा कमा रहा है छत्तीसगढ़ 49.30 किससे कमा रहा है? उद्योग से कमा रहा है। ठीक है, 32.90 सेवा से कमा रहा है, 17.80 कृषि से कमा रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आई गेस आपको अभी तक पूरा खून में आपके जम गया होगा, बस गया होगा। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ सर्विस रेट एज पर एस्टिमेटेड फाइनेंशियल ईयर 2025-2026? वित्त वर्ष 2025-26 के अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि कितनी है? अब सेवा क्षेत्र की वृद्धि पूछ रहा है। मैं आपको बताया था ना वृद्धि कैसे होता है, पिछले साल का डेटा, इस साल का डेटा, इस साल नया डेटा माइनस पुराना डेटा डिवाइडेड बाय पुराना डेटा, उसमें वृद्धि निकालते हैं, परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं। तो बोल रहा है अगर पिछले, क्या पूछ रहा है, समझ लो पिछले वर्ष सेवा में अगर आप 100 रुपए कमाए थे तो इस वर्ष सेवा में आप कितना रुपए कमाए हैं, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। समझ लीजिए इस वर्ष आप कमाए हैं 109.11 पर। ठीक है, तो आप सेवा में कितना कमाए हैं, तो लिखूंगा मैं 109.11 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर आएगा 9.11 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज निकालना है मेरे को, तो आंसर आ जाएगा 9.11। तो मैं सेवा क्षेत्र से कितना कमाया हूं, 9.11 कमाया हूं। पिछले साल 100 रुपए कमाया था, इस बार 109.11 कमाया हूं। तो सेवा क्षेत्र से कितना रुपए कमाया हूं मैं, कितना परसेंटेज वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्र से, वृद्धि बोल रहा हूं, वृद्धि कितनी हुई है सेवा क्षेत्र में, कितनी वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है सर्विस क्षेत्र में 9.11 की। पिछले साल 100 रुपए कमा रहे थे, इस बार 109.11 कमा रहे हैं। तो बस सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, 9.11 वृद्धि हुई है सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है, सब चीज क्या है, स्थिर मूल्य है भाई, प्रचलित मूल्य याद करना है, स्थिर मूल्य है। सब कुछ क्या है आपका कांस्टेंट रेट, स्थिर मूल्य में बात कर रहे हैं। तो स्थिर मूल्य में सेवा क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, 9.11 हुई है। चलिए 8.11 क्या था, कमेंट में बताओ तो 8.11 क्या था, बिना वीडियो को पीछे किए 8.11 भी कुछ चीज था, कमेंट में बताइए मुझे। चलिए अब देखते हैं, हम लोग सेवा की वृद्धि देख लिए, अब किसका देखेंगे भैया, उद्योग का। What is the percentage growth rate of industry sector as per financial year 2025-2026? वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी है, 7.21%। 7.21% है उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि। मतलब समझ लीजिए 2024 में 100 रुपए कमा रहे थे, इस बार 107.21% रुपए कमाए। ठीक है, चलिए अब कृषि का भी देख लेते हैं, वृद्धि कृषि का भी। व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एज पर एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 2025-2026? वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि प्रतिशत कितनी है? तो कितना है, 7.49%।
कृषि क्षेत्र की वृद्धि कितनी है 7.49%। डेटा को याद करते चलना है मेरे साथ, डेटा को, इतना सारा डेटा है। एक पेज ले लीजिए, एक पेज व्हाइट पेज ले लीजिए। इस व्हाइट पेज में जीएसडीपी कितनी है 8.11%। ठीक है, कृषि का योगदान कितना, उद्योग का योगदान कितना, सेवा का योगदान कितना, यहां पे लिखिए व्हाइट पेज में। कृषि की वृद्धि कितनी, उद्योग की वृद्धि कितनी, सेवा की वृद्धि कितनी, यहां पे लिखिए। और रोज दवाई की तरह सुबह शाम एक बार पढ़िए। ऐसा बस 5 बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा, प्रॉमिस। ठीक है, चलिए देखिए, फिर से रटवाऊंगा मेरे से, मेरे साथ ही याद हो जाए तो एकदम बहुत ही अच्छी बात है। देखिए वृद्धि देख रहे हैं हम लोग, है ना। वृद्धि सबसे ज्यादा किसकी होगी, सेवा क्षेत्र की वृद्धि होगी। क्यों होगी भैया, सेवा क्षेत्र की वृद्धि क्यों होगी, आए दिन सेवा का चीज खुल रहा है, आए दिन रोज नया कैफे खुलता है रायपुर में, रोज नया कैफे खुलता है रायपुर में। तो कैफे क्या कर रहा है, होटल क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। रोज नया कोचिंग खुल जा रहा है रायपुर में, क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। रोज नया यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, क्या कर रहे हैं, ये लोग भी आपको सेवा कर रहे हैं। रोज रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है, कितनी 9.11%। ठीक है, फिर सेकंड जो वृद्धि हुई है इस बार कृषि क्षेत्र में हुई है ना, 7.49%। फिर आखिरी इस बार वृद्धि किसमें, उद्योग में कम वृद्धि हुई है 7.21%। अब फिर से क्वेश्चन आता है कि विगत 5 वर्ष में यह बता दो कि जो वृद्धि है, चाहे वो कृषि हो जाए, चाहे वो सेवा हो जाए, चाहे वो उद्योग हो जाए, बड़ी है, घटी है, बड़ी घटी है, घटी बड़ी है। तो ये सब चीज आपको याद करना पड़ेगा। तो विगत 5 वर्षों में 2021, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, तो विगत 5 वर्षों में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये नीला लाइन इज इक्वल टू कृषि। तो विगत 5 वर्षों में पहले जो वृद्धि है, पहले वो क्या है, बड़ी है, फिर घटी है, फिर घटी है, फिर बढ़ी है। विगत 5 वर्षों में आपका जो सेवा क्षेत्र है वह घटी है, फिर बढ़ गई है। विगत 5 वर्षों में आपका उद्योग पहले बढ़ी है, फिर घटी है, फिर बढ़ गई है। कई बार विगत 5 वर्ष का छोड़ के विगत 3 वर्ष भी पूछ लेता है, विगत 3 वर्ष। तो विगत 3 वर्ष में ध्यान देंगे ना आप, यहां से ध्यान देंगे। तो विगत 3 वर्ष में सेवा तो भैया बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, विगत 3 वर्ष में आपकी जो कृषि है वह घटी है और बढ़ी है। विगत 3 वर्षों में आपका उद्योग घटा है और बढ़ा है। ये सब डेटा आपको, बहुत सारी चीज मैं मुंह से बोल रहा हूं, एक पेन और कॉपी लेके बैठो, ऐसे आराम से बैठ के वीडियो नहीं देखना है। पेन और कॉपी लेके बैठो और सब कुछ को लिखो। ठीक है, चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे आराम से बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, ऐसा मत करो भाई, गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वही कि विगत 3 वर्षों में ये डेटा पूछता है कि विगत 3 वर्षों में आपका कृषि है, सेवा है, बढ़ा है कि घटा है। तो ये सब डेटा दिया हुआ है कि विगत 3 वर्षों में घटा है कि बढ़ा है। अच्छा, ये भी पूछता है जो आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है ना, विगत वो 5 वर्षों में क्या हुआ है। तो ये भी क्या हुआ है, पहले बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है। नहीं विश्वास है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये देखो, ये लो, सीजीपीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को चेंज कर दिया हूं, इस ईयर के हिसाब से बना दिया हूं। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 से 25-26 की अवधि में सेवा क्षेत्र का योगदान की प्रवृत्ति क्या है। सेवा क्षेत्र के योगदान देखते हैं, यह है हमारा सेवा क्षेत्र 21-22 में से 25-26। तो क्या है, पहले घटा है, फिर बढ़ा है। ठीक है, योगदान नहीं, इसमें वृद्धि होगा, वृद्धि। अरे यार, ये क्वेश्चन में वृद्धि होगा, वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है, पहले घटा है, फिर बढ़ा है, उतार चढ़ाव से युक्त है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आएगा एक तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां पे आता है बताओ। कृषि पढ़ लिए, उद्योग पढ़ लिए, सेवा चढ़ लिए, भैया ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्या होता है,
इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रॉब्लम ये भी है कि अभी बताऊं, 2-3 मैं सीजीपीएससी का एग्जाम देख चुका हूं, लास्ट 2-3 एग्जाम देख चुका हूं, उसमें अभी जो एग्जाम हुआ है 19 तारीख को एग्जाम हुआ है, आरक्षक का एग्जाम हुआ है ना, उसमें भी पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा सेवा क्षेत्र में आता है, इनमें से कौन कौन सा तृतीय क्षेत्र में आता है, इनमें से कौन कौन सा प्राइमरी क्षेत्र में आता है, इनमें से कौन कौन सा द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज सेवा में आता है, क्या चीज तृतीय में आता है, क्या चीज प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्या चीज द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो एक फॉर्मूला है, एकदम रामबाण फॉर्मूला है, ठीक है। आपका प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज आता है, कृषि आता है, कृषि में जो भी चीज आएगा सब चीज कृषि में आएगा, ठीक है, प्लस खनन उत्खनन। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या डेटा आता है, सारे कृषि के डेटा, जो जो कृषि में आता है, मछली पालन, पशुपालन, सब कुछ कृषि में आ जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि का सारा चीज, और खनन उत्खनन। क्या हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या है, जो आपका प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, जो जहां से आप चीजें स्टार्ट करते हैं, जैसे कृषि, आप चावल बनाते हैं, फिर चावल क्या है, प्राथमिक है, पहले चावल आप उगा रहे हैं, ठीक है, तो वो कृषि हो गया। फिर चावल को आप प्लास्टिक में पैक करके बेचते हैं, तो दुकान चला रहे हैं, तो दुकान क्या होगा, द्वितीय क्षेत्र हो गया। आप तृतीय क्षेत्र होगा, सेवा क्षेत्र में आ गया, वो किस में आ गया, सेवा क्षेत्र में आ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि कई लोग क्या होता है, चावल को तोड़ते हैं, मशीन से मैन्युफैक्चर करते हैं चावल को, तो वो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग द्वितीय क्षेत्र में आ गया, ठीक है। तो क्या होता है, प्राइमरी क्षेत्र जो आपका सबसे स्टार्टिंग का क्षेत्र रहता है, जैसे खनन उत्खनन, इसमें क्या होता है, आप खोदते हैं और मिनरल का ओर निकालते हैं, फिर उससे मिनरल बनाते हैं, ठीक है, अयस्क निकालते हैं। तो खनन उत्खनन भी क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, कृषि, जो सबसे पहला क्षेत्र होता है जिसमें रॉ मटेरियल मिलता है आपको, ठीक है, वो क्या होता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। तो सारे कृषि का चीज और खनन उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, सारे उद्योग का चीज माइनस खनन उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र में सारा उद्योग होता है और खनन उत्खनन को माइनस कर दीजिए तो आपका द्वितीय क्षेत्र आ जाएगा। और तृतीय क्षेत्र इक्वल टू सेवा क्षेत्र, जो टर्सरी सेक्टर होता है वो सेवा सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है ना। ये प्राइमरी सेक्टर इज इक्वल टू एग्रीकल्चर प्लस माइनिंग एंड क्वेरिंग, इंग्लिश मीडियम वाले। सेकेंडरी सेक्टर इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस माइनस माइनिंग एंड क्वेरिंग। टर्सरी सेक्टर इज इक्वल टू सर्विस सेक्टर, है ना। अच्छा, एक चीज याद रखिए ये डेटा को, क्योंकि ये डेटा अभी आपको क्यों याद करवाना हूं, आपको आगे पता चल जाएगा कि जो खनन उत्खनन का जो योगदान है ना, वो है 10.47%। मतलब अगर छत्तीसगढ़ 100 रुपए कमा रहा है तो 10.47% किससे कमा रहा है, खनन उत्खनन से कमा रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर टू द जीएसडीपी। वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है। तो मैं क्या बोला आपको, मैं क्या बोला कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है, प्राथमिक क्षेत्र होता है कृषि प्लस खनन उत्खनन। कृषि का योगदान कितना था भैया, 17 था, 17, ठीक है, 17 था, है ना। और खनन उत्खनन का कितना है, 10, 17 और 10, उसके बाद कुछ पॉइंट था, है ना, है ना। और इसका क्या है 47। जब इसको जोड़िएगा ना तो इसका आ जाएगा योगदान, कुछ आएगा 28 के आसपास आएगा वैल्यू, 28, तो वही इसका आंसर है, 28 इसका आंसर है। क्या करना है आपको, कृषि का योगदान 17.90 और खनन उत्खनन का 10.47 है ना, इसको ऐड करना है आपको, तो प्राइमरी क्षेत्र का योगदान आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी क्षेत्र वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान क्या है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द्वितीय क्षेत्र टू द जीएसडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में सेकेंडरी सेक्टर का, तो फिर से वापस आइए, यहां पर वापस आइए। जो सेकेंडरी सेक्टर था उसका योगदान कितना था, उद्योग का योगदान कितना है 49.30, और खनन उत्खनन का कितना है, माइनस करना है, माइनस 10.47। कुछ करेंगे तो 38 के पास आसपास वैल्यू आएगा, 38 के आसपास, तो वही इसका आंसर है, ठीक है, वही इसका आंसर है, वही इसका आंसर है। क्या कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है 38.82, ठीक है।
अब तृतीय क्षेत्र इज इक्वल टू, तीसरा देखते हैं, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ तृतीय क्षेत्र टर्सरी सेक्टर इन जीएसडीपी एज पर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026, वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। तो हम अभी क्या देखें, हम इसको क्या देखें, तृतीय क्षेत्र इज इक्वल टू क्या है, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था भैया, बताओ कमेंट में, वीडियो को पॉज करके कमेंट में बताओ, बिल्कुल पीछे मत देखना, कितना था सेवा क्षेत्र का योगदान, बताओ कितना था सेवा क्षेत्र का योगदान, कितना था 32.90, ठीक है, सेवा क्षेत्र का योगदान याद रहेगा। चलिए फिर से याद करवाऊंगा मैं। अच्छा, ये प्रश्न बहुत 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 बार आता है, ठीक है, क्या चीज बोल रहा है, देखिए इस चीज को ध्यान देना है आपको, ये मैं सबका क्या बोल रहा हूं मैं, आपका योगदान है ना, या वितरण कह सकते हैं आप, ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है हमको पहले रटना है, ये प्रश्न बहुत बार आया है, 2-3 बार से ना सीजीपीएससी एग्जाम में, अभी आपका आरक्षक के एग्जाम में आया था, परिवहन आरक्षक के एग्जाम में, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हमारा प्राथमिक क्षेत्र किस किस को मिला के होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं फसलें, ध्यान देना है, क्या आते हैं फसलें, आते हैं पशुपालन, आते हैं वन उद्योग और लड़के बनाना है, आते हैं मछली उद्योग और आते हैं खनन उत्खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। टोटल 5 चीज आते हैं। फसल भाई, फसल के बाद ही कुछ जो प्राथमिक मतलब पहला, जो सबसे पहला चीज आप फसल उगाएंगे ना, ठीक है, फसल, पशुपालन, वन उद्योग, मछली उद्योग, खनन उत्खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। लेकिन कृषि की बात करेंगे तो खनन उत्खनन को काट दीजिए, वो कृषि में रहेगा। कृषि में क्या क्या रहेगा, फसल, पशुपालन, वन उद्योग और मछली उद्योग, बस कृषि में इतना रहेगा। कृषि में क्या क्या रहेगा, फसल, पशुपालन, वन उद्योग, मछली पालन, इतना कृषि में रहेगा। लेकिन इसी कृषि में आप खनन उत्खनन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। आप अभी तुरंत पढ़े थे कि प्राथमिक कृषि का योगदान कितना है, 17.80, कृषि का योगदान कितना है, 17.80 कृषि का योगदान है। और अगर इसमें 10 जोड़ेंगे 10.47 तो 28 आ जाएगा, जो प्राथमिक का योगदान हो जाएगा। कृषि का योगदान कितना है, 17.80, कृषि का योगदान है 17.80, इसमें आपका खनन उत्खनन 10.47 जोड़ देंगे तो आपका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आ जाएगा 28। समझ में आया क्या, समझ में आया, फिर से यहां पे समझा दे रहा हूं मैं। कृषि का योगदान है 17.80, इसमें खनन उत्खनन जोड़ दीजिएगा 10.47 तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आ जाएगा 28। मतलब कृषि का याद कर लो, खनन उत्खनन का याद कर लो, प्राथमिक का याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्राथमिक में क्या क्या आता है वो याद करना है, फसलें, पशुपालन, मछली पालन, वन उद्योग, खनन उत्खनन, ये प्राथमिक में आता है। कृषि में फसलें, मछली पालन, वन उद्योग, पशुपालन, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैसे द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है आपका, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति, है ना, और निर्माण। विनिर्माण को कहते हैं इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण को कहते हैं कंस्ट्रक्शन, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, और इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। फर्क क्या है, जब आप घर बनाते हैं तो सपाट जमीन में घर बना रहे हैं, यह हुआ कंस्ट्रक्शन, निर्माण। जब आप स्टील बना रहे हैं तो लोहा को पकड़ के स्टील बना रहे हैं, तो पहले लोहा एक प्रोडक्ट था, उससे एक यूजफुल प्रोडक्ट बना रहे हैं स्टील, ठीक है, तो वो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। समझ में आया। चेयर बना रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ प्लास्टिक भी कोई काम आता था और आपका ये चेयर बनकर प्लास्टिक का वो भी कोई काम आ रहा है। लेकिन घर बना रहे हैं तो सपाट जमीन था, उसमें आप घर बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, वो क्या हो गया, निर्माण हो गया। विनिर्माण में फर्क समझ में आया। अब देखिए विनिर्माण आपका, पहली बात द्वितीय क्षेत्र क्या क्या होता है, क्या क्या होता है आपका, विनिर्माण होता है, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति होता है और निर्माण होता है, ठीक है। और उद्योग में क्या क्या आता है, उद्योग भाई इंडस्ट्री है ना, खनन उत्खनन इंडस्ट्री आएगा, उद्योग में ये सब चीज आएगा, ये सब चीज आएगा, और आपका खनन उत्खनन उद्योग में आ जाएगा, याद रहेगा।
याद रहेगा। चलिए अब देखिए, अब मेरे को बताइए कि हमको पता था, हम उद्योग को रट के बैठे थे कि उद्योग का कितना है, आपका उद्योग का भागीदारी कितना है, 49.30 है। ठीक है, इसमें आपको क्या माइनस करना है, उद्योग का भागीदारी है 49.30, इसमें खनन उत्खनन को माइनस कर दीजिए, 10.47 था। इसको जब आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर का आपका योगदान। ठीक है, कितना है 38.82। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया तृतीय क्षेत्र। कौन कौन सा चीज तृतीय क्षेत्र में आता है, वही तृतीय क्षेत्र है, टर्सरी सेक्टर वही है, सेवा दोनों सेम है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन क्या क्या चीज आता है वो याद रखिए। कैसे, टर्सरी क्षेत्र क्या है, जिसमें आप सेवा कर रहे हैं। क्या सेवा कर रहे हैं, आप होटल खोल दिए, लोगों को खाना खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप परिवहन ऑटो चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप रेलवे चला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। परिवहन में सेवा कर रहे हैं। आप कोई भंडारण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप फोन ये मोबाइल का स्टूडियो चालू कर दिए, सेवा कर रहे हैं। आप वित्तीय कुछ पैसा सेवा कर रहे हैं। स्थावर संपदा आवास में सेवा कर रहे हैं, आप प्रशासन करके सेवा कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये सब क्या आता है आपका सेवा क्षेत्र। क्या है ये सब आपका सेवा क्षेत्र हो गया। अब सेवा क्षेत्र का उतना ही योगदान होगा जितना आपका टर्सरी सेक्टर का होगा। कितना पढ़े थे, 32.90, 32.90%, 32.90%, वही सेवा वही आपका टर्सरी सेक्टर। चलिए चलिए अब हम लोग योगदान पढ़ लिए। अब हम लोग फिर से क्या पढ़ेंगे, जिस तरह से हम लोग वो पढ़े थे, पहले कृषि का योगदान पढ़े थे, फिर कृषि का वृद्धि दर पढ़े थे। अब उसी तरह प्राथमिक का वृद्धि दर, द्वितीय का वृद्धि दर, तृतीय का वृद्धि दर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का ग्रोथ रेट हम लोग पढ़ेंगे। तो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एज पर एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 2025-2026, वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार, अनुमान के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो प्राथमिक क्षेत्र की जो प्रतिशत वृद्धि है वो है 7.63%। ठीक है, 7.63%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी क्षेत्र की वृद्धि क्या कितनी है, 7.63%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एज पर एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 2025-2026, वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार, अनुमान के अनुसार द्वितीय क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो द्वितीय क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी है, 7.04%। प्राइमरी की भी 7 था, सेकेंडरी की भी 7 है। टर्सरी की तो जितनी होगी उतनी ही जितनी सेवा की होगी। ठीक है, टर्सरी की कितनी है, व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ टर्सरी सेक्टर एज पर एस्टिमेट फाइनेंशियल ईयर 2025-2026, वित्त वर्ष 2025-26 के अनुमान के अनुसार तृतीय क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि कितनी है। तो कितनी है भैया तृतीय क्षेत्र की, 9.11। जितनी टर्सरी की थी उतनी ही सेवा की, क्योंकि दोनों बराबर होता है। ठीक है, अब प्रश्न कहां कहां से आता है, मुझे ये सब बताना है। प्रश्न, अब प्रश्न ये आता है कि भैया ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र में आपका जो जो चीज आता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है फसलें, पशुपालन उद्योग, मछली उद्योग, खनन उत्खनन। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र की पहले पूछेगा कि आपका वृद्धि कितनी है। तो आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि कितनी है, आपकी 7.63% इसकी वृद्धि है। प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि है 7.63% वृद्धि है प्राथमिक क्षेत्र की। पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में आपका 7.63% वृद्धि है। अब पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र में जब ये 5 चीज आता है तो प्राथमिक क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी है। क्या वो फसल है, क्या वो पशुपालन है, क्या वो वन उद्योग है, क्या वो मछली पालन है, क्या वो खनन उत्खनन है। तो आपको ध्यान देना है कि प्राथमिक क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी है, पशुपालन की। प्राथमिक क्षेत्र में भी, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, फसल, पशुपालन, वन उद्योग, मछली पालन, खनन उत्खनन। प्राथमिक क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा वृद्धि, ऐसा प्रश्न पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र में भी बताओ सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी है। तो किसकी है, पशुपालन की 13.11%। सेम चीज होगा
सेम चीज होगा, पूछेगा कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि कितनी है? 7.49% कृषि क्षेत्र की वृद्धि है। ठीक है, अब कृषि क्षेत्र की वृद्धि 7.49% है, तो कृषि क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी है? तो कृषि क्षेत्र में भी पशुपालन आता है, तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि किसकी है? पशुपालन की है। अब योगदान पूछेगा, कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? रट चुके हैं, 17.80%। पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? रट चुके हैं, 28.28%। अब पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? खनन उत्खनन का है, 10.47%। ये सब का पीडीएफ ना, ये सब बनाकर पीडीएफ में सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, जरूर एक बार देख लीजिएगा। पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो किसका है? खनन उत्खनन का, 10.47%। पूछेगा कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो कृषि में तो खनन उत्खनन आता ही नहीं है, तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? आपका 10.20% फसल में। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान फसल का है। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान खनन उत्खनन का है। ठीक है, सेम चीज अब द्वितीय के लिए भी करेगा और तृतीय के लिए भी करेगा। पूछेगा द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी है? तो किसकी है? निर्माण की है। द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी है? निर्माण की है, 11.69%। सब डेटा याद करना पड़ेगा भाई, सब डेटा याद करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, बार बार एक सफेद कागज में पढ़ो, लिखो, सुबह शाम पढ़ो। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान वृद्धि दर किसकी है? आपका निर्माण की। पूछेगा प्राथमिक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? निर्माण का ही है, 11.69%। सबसे ज्यादा वृद्धि दर उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी है? निर्माण का ही है, 11.69%। पूछेगा उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का, 18.86%। पूछेगा द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का, विनिर्माण का, 18.86%। ठीक है, चलिए लगातार 1 घंटे से बोल रहा हूं गला सा देने लगा मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्षेत्र, आप खत्म करेंगे क्लास को जल्दी से। ठीक है, पूछेगा तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी है? तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दर है आपका संचार एवं प्रसारण सेवा संबंधित, 17.06%। ठीक है, पूछेगा कि तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दर 17.06, तृतीय क्षेत्र बोल लीजिए या सेवा क्षेत्र बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, पूछेगा तृतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपका योगदान किसका है? तो योगदान किसका है आपका? स्थावर संपदा, आवास, स्वामित्व और व्यवसायिक सेवाएं, इसका है। ठीक है, चलिए यही सब चीज को ना मैं एक जगह लिख दिया, वही सब चीज आपके, ये फिर से इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, काट के लिखा हूं कि पहला कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान फसल का है, 10.20%। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान खनन उत्खनन का है, 10.47%। पूछेगा उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या? उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका? विनिर्माण का। उद्योग क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका बोलेंगे? विनिर्माण का। ठीक है, पूछेगा द्वितीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान विनिर्माण का। ठीक है ना। पूछेगा कि सेवा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? स्थावर संपदा, आवास गृह, स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं का, 7.29%। सेम चीज फिर वृद्धि दर पूछेगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि तीनों क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, तीनों क्षेत्र कृषि, उद्योग, सेवा में किस क्षेत्र में योगदान सबसे ज्यादा है? चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीय, तृतीय हो, तो सबसे ज्यादा योगदान मतलब हम जो इतना पैसा कमा रहे हैं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय में, उसमें भी सबसे ज्यादा पैसा किससे कमा रहे हैं? किससे कमा रहे हैं? विनिर्माण से कमा रहे हैं। हम विनिर्माण से कमा रहे हैं। आपका सेल में, भिलाई स्टील प्लांट में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है, विनिर्माण होता है। ठीक है, सेल में क्या होता है? विनिर्माण होता है। ठीक है, भेल में क्या होता है? एल्युमिनियम का विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है भेल में। ठीक है, सेल में भी विनिर्माण होता है और भेल में भी विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो सबसे ज्यादा पैसा हम लोग इसमें कमाते हैं, तीनों क्षेत्र को मिलाकर आपका विनिर्माण में। ठीक है, योगदान सबसे ज्यादा योगदान होता है। ठीक है, अब
एक प्रश्न पूछेगा कि तीनों क्षेत्र कृषि उद्योग सेवा में किस क्षेत्र में योगदान या भागीदारी सबसे कम है, चाहे वो प्राथमिक द्वितीय तृतीय हो। सबसे कम भागीदारी किसका है? भंडारण का। कितना? 0.09%। ठीक है, चलिए और भी है, और भी है, और भी है। पूछेगा पिछले वर्ष की तुलना में 2025-26 में किस क्षेत्र में वृद्धि सबसे अधिक रही है। तीनों क्षेत्र को मिला के ना, कृषि उद्योग सेवा या प्राथमिक द्वितीय तृतीय, तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसमें हुई है? संचार एवं प्रसारण सेवा संबंधित। कितना? 17.06%। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक और पूछ सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2025-26 में किस क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि हुई है। तो सबसे कम वृद्धि किसमें हुई है? वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना में। तीनों मिलाकर ना, तीनों, चाहे आपका तुलना में किस क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि हो, चाहे तीनों, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे सेवा हो, है ना, सबसे कम क्या हुआ है आपका वृद्धि दर? वन उद्योग तथा लट्ठे बनाने में। ठीक है, चलिए जितना भी इकोनॉमिक सर्वे के डेटा था मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश किया हूं। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। लगातार नॉन स्टॉप में 1 घंटे से बोल रहा हूं। आप जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। चाहे आप मंडी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे CGPSC का एग्जाम दे रहे हैं, आगामी जितने भी एग्जाम है 1 साल तक, जब तक अगला इकोनॉमिक सर्वे नहीं आता है, आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये मेरा मेहनत आपको कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा मैं। बाय बाय।